आज का हमारा टॉपिक है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल प्राग ऐतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया। पूरा पाषाण काल की अवधि प्रारंभिक काल से 10,000 ईस्वी पूर्व तक मानी गई है। पुरातत्ववेदाओं ने रेडियो कार्बन डेटिंग या C14 या कार्बन 14 विधि के आधार पर इस युग का विभाजन किया है। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से पुरातात्विक तिथि निर्धारित की जाती है। अमेरिकी केमिस्ट विलियर्ड लिबी ने पहली बार तिथि निर्धारण के लिए इस विधि का सहारा लिया था। रेडियो कार्बन विधि से मानव कंकालों के कार्यक्रम का पता लगाया जा सकता है। रेडियो कार्बन डेटिंग का आधा जीवन 5730 प्लस माइनस 40 वर्ष है। मानव इतिहास की कुल अवधि में पूरा पाषाण युग की अवधि का समय सबसे लंबा लगभग 95% माना जाता है। इस अवधि में मानव का क्रमिक विकास होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नियंडरथाल और सबसे बाद में होमो सेपियंस के रूप में हुआ। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 निम्न पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पूरा पाषाण काल और नंबर 3 उच्च पूरा पाषाण काल। तो नंबर 1 आता है निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल की अवधि सबसे लंबी अवधि मानी जाती है। निम्न पूरा पाषाण काल की अवधि प्रारंभिक काल से लेकर 1 लाख वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। इस काल में मानव अफ्रीका, यूरोप, एशिया तीनों महाद्वीपों में फैल चुका था। अफ्रीका के इथियोपिया, तंजानिया, केन्या आदि देशों में, यूरोप के फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में, एशिया के फिलिस्तीन, इजराइल, इराक, सीरिया, फिलीपींस, चीन, भारत की सोन नदी घाटी आदि जगहों पर इसके प्रमाण मिलते हैं। इन सभी जगह पर मुख्य रूप से होमो इरेक्टस मानव की प्रजाति रहती थी। नियंडरथाल प्रजाति मुख्य रूप से अफ्रीका, मध्य एशिया और यूरोप के सभी हिस्सों में पाई गई है। इस काल के औजार पत्थर के बने होते थे, जिनमें मुख्यतः गंडासे, खंडक, विदारणी तथा पत्थर से बनी हाथ की कुल्हाड़ी थी। कुल्हाड़ी को हस्त कुठार कहते हैं। हस्त कुठार मुख्यतः 2 प्रकार के थे। एबी वैली हस्त कुठार, नंबर 2 एसूली हस्त कुठार। यह बद्दे एवं बेडोल किस्म के होते थे। यह मुख्यतः क्रोड उपकरण हैं। गंडासे की एक तरफ दार जबकि खंडक 2 धारी पत्थर था। कुल्हाड़ी हस्त कुठार का एक त्रिकोणा क्रोड उपकरण था जिसमें दोनों ओर धार बनाई गई थी। विदारणी कुल्हाड़ी जैसा ही औजार है। कुल्हाड़ी में काम करने वाला सिरा तंग होता है जबकि इसमें चौड़ा होता है। प्रारंभ में ये औजार क्वार्ट्ज नाम के पत्थर से बनाए गए हैं। बाद में जैस्पर और चर्ट जैसे पत्थरों से बनाए गए। यह पत्थर उन्हें नदियों की घाटियों और पहाड़ियों से मिलते थे। नदियों में पानी के बहाव से गोल हुए पत्थरों को बटिकासम कहा जाता है। ऐसी एक बटिकासम पर दूसरी बटिकासम से हथौड़े की तरह चोट की जाती थी। इससे पत्थर की एक एक चरपट अलग अलग हो जाती थी। इसी चरपट को सलक कहा जाता है तथा जिस पत्थर की चरपटें उतारकर उसे एक औजार का रूप दिया जाता था उसे पुरातत्ववेदों की भाषा में क्रोड कहा जाता है। प्रारंभिक औजार मानव के क्रोड हैं जबकि बाद में सल्क औजार बनाए गए। उसके बाद आता है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल का समय 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 40,000 वर्ष पूर्व तक माना गया है। इस काल में मानव अफ्रीका, यूरोप तथा एशिया के लगभग सभी देशों में निवास कर रहा था। इस काल में क्रोड उपकरणों का महत्व कम हो गया था। इस काल में खुरचनी, तक्षणी और वेदक इत्यादि पत्थर के औजार बनाए गए हैं। यह सल्कों से बनाए गए हैं जो पहले की अपेक्षा हल्के व छोटे हैं।
खुरचनी एक धारदार ब्लेड है जो पेड़ की छाल या जानवरों की खाल उतारने का काम आता था। इसके घिसे हुए तीखे किनारे एक या एक से अधिक भी होते थे। वेदक किसी चीज में छेद करने व तक्षणी काटने में लिए उपयोग में लाई जाती थी। उसके बाद आता है उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल का समय 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल में मानव ने स्वयं को भारी जलवायु परिवर्तन के अनुरूप ढालकर विकास को एक नई दिशा दी। इस काल में औजार हड्डियों से बनाए जाने लगे थे। इनमें सुई और मछली पकड़ने के कांटे प्रमुख हैं। लेकिन इस युग की पहचान विशेष तरह के समानांतर धार वाले पत्थर के ब्लेडों से होती है। इन्हें बैक्ट या चाकू ब्लेड कहा जाता है। यह किसी चीज को चीरने फाड़ने के साथ साथ छोटे बनाने के लिए भी उपयोग में ली गई थी। इसके अलावा इस काल में मानव के औजारों में तक्षणियों और खुरचनियों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी दिखाई देती है। इस काल में औजार पहले की अपेक्षा हल्के और अधिक कारगर थे। उच्च पुरापाषाण काल में मानव का प्रसार विश्व के अधिकतर देशों में हो चुका था, जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, भारत आदि। उच्च पुरापाषाण काल में आधुनिक मानव का जन्म हुआ, जिसे होमो सैपियंस के नाम से जाना जाता है, जिसकी कपाल अक्षमता 1450 घन सेंटीमीटर थी। पुरापाषाण काल की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे नंबर 1, भोजन। पुरापाषाण काल में मनुष्य का जीवित रहना संभव नहीं था। वह घास फूस, फल फूल, कंद मूल और जानवरों का मांस का सेवन करता था। हाल की खोजों से ज्ञात होता है कि वह भोजन का संग्रह भी करता था और आने वाले दिनों में उसका इस्तेमाल करता था। इस काल में मनुष्य पत्थर व हड्डियों के औजारों व हथियारों की सहायता से जंगली पशुओं का शिकार करके उनसे प्राप्त मांस को भोजन के रूप में प्रयोग करता था। इससे हिंसक पशुओं से उसका जीवन सुरक्षित हो गया तथा उनके प्रयोग से शिकार के द्वारा मारे गए पशुओं से कच्चे मांस के रूप में मानव को भोजन प्राप्त हो गया। पुरापाषाण काल में मनुष्य जंगली जानवरों, पशु पक्षियों का कच्चा मांस, जंगली फल और सब्जियां, कंदमूल खाकर अपनी भूख मिटाता था। उच्च पुरापाषाण काल में मनुष्य ने मांस को पकाकर खाना आरंभ कर दिया था। पानी के लिए वह अभी भी वर्षा और नदी नालों के जल पर निर्भर था। निवास स्थान। दूसरा पॉइंट आता है निवास स्थान। इस काल में पुरापाषाण काल का जो समय था वो मानव सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। मनुष्य पशु के समान जीवन व्यतीत कर रहा था। वह जंगल के पर्वतों की कंदराओं, नदियों के किनारे, गड्ढों में निवास करता था, गुफाओं में निवास करता था। वह पेड़ों के ऊपर निवास करता था। मकान का निर्माण किस प्रकार किया जाता था इसकी जानकारी उसको अभी नहीं हुई थी। उसका जीवन खानाबदोशी था। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। विद्वानों को उत्तरी अफ्रीका, यूरोप तथा भारत में भोपाल से मनुष्य की अंधेरी तथा नम गुफाओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालांतर में मनुष्य ने हिंसक पशुओं तथा सर्दी से बचने के लिए गुफाओं के सामने आग जलाना आरंभ कर दिया था। वह सर्दी तथा हिंसक जानवरों से अपनी रक्षा करता था। जैसे जैसे उसकी चेतना का विकास होता गया, वैसे ही मनुष्य ने पशुओं की खाल के तंबू बनाकर तथा जमीन में गड्ढा खोदकर उन पर घास फूस डालकर उनमें रहना आरंभ कर दिया था। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है सामाजिक संगठन। पुरापाषाण काल में मनुष्य अकेला रहता था। यही कारण था कि वह आमतौर पर हिंसक जानवरों का शिकार बन जाता था। अभी तक समाज का निर्माण नहीं हुआ था।
अतः मध्य पूर्व पाषाण काल में मनुष्य अपनी सुरक्षा के लिए टोलियां बनाकर रहने लगा। अनुमान लगाया जाता है कि प्रत्येक टोली के सदस्य किसी एक मुखिया की अध्यक्षता में रहे होंगे। प्रत्येक टोली का मुखिया सबसे बड़ी उम्र वाला व्यक्ति होता होगा। यही से मानव के सामाजिक, पारिवारिक तथा राजनीतिक जीवन का प्रारंभिक दौर शुरू हो गया और उसे समुदाय कहा जाता है। उस समय व्यक्ति का संपत्ति का प्रश्न तो नहीं था। यदि मनुष्य समूह में नहीं रहता तो वह हिंसक पशुओं से बच नहीं सकता था। इसीलिए परिवार मूलतः और प्रधान इकाई बन गया। ऋतुओं के अनुरूप परिवार अपने सामान के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण किया जा करते थे। धीरे धीरे परिवार में लोग संख्या बढ़ी और इससे परिवारों के समूह और फिर कुल बन गए। उसके बाद आता है व्यवसाय। पूरा पाषाण काल में मनुष्य को पूर्ण रूपेण प्रकृति पर आश्रित था। वह पौधों के पत्तों, जड़ों और फलों का संग्रह करता था। वह अपने भोजन के लिए पशु पक्षियों का शिकार करता था, मछलियां पकड़ता था। पशु पक्षियों को पकड़ने के लिए उसने विभिन्न प्रकार के उपाय किए और विभिन्न प्रकार के हथियारों का निर्माण किया। भोजन संग्रह में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वह समूह बनाकर वनस्पतियों और पशुओं की खोज में सारा दिन इधर उधर भटकते रहते थे। संकट के दिनों में भी उसने अन्न और फल सुरक्षित रखे। इसीलिए पूरा पाषाण काल में भोजन संग्रह मनुष्य ने करना शुरू कर दिया था। उसके बाद पॉइंट आता है औजार। इस युग में मनुष्य ने औजारों को विकसित कर अपने आप को जानवरों की श्रेणी से अलग किया। अब मनुष्य अपने रक्षा के लिए, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए और पशुओं को मारने के लिए पेड़ों की शाखाओं, पत्थरों के प्राकृतिक रूप से हथियारों का काम लिया जाता था। आगे चलकर मनुष्य ने अनुभव किया कि नुकीला पत्थर पशुओं को मारने के लिए अधिक घातक होगा, तो नुकीले पत्थर बनाने शुरू कर दिए। इसी प्रकार उसने पत्थर से पत्थर पर चोट मारकर उसने नुकीले औजार बनाने शुरू किए, जिसे वेदक, तक्षणी, खुरचनी, सल्क और क्रोड उपकरण बनाने शुरू कर दिए। उसने कांटे भी बनाए जो मछली पकड़ने के लिए काम आते थे। तो इस तरह विभिन्न प्रकार के हथियार या औजार बनाने उसने शुरू कर दिए। उसके बाद आता है धर्म। मनुष्य को प्रकृति से कई प्रकार की मदद मिलती थी। वृक्ष से पत्ते, छाया, फल मिलते थे, इसीलिए वह वृक्ष को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता। दूसरी तरफ सूर्य को वह आदर की दृष्टि से देखता। सांप, आग आदि से डरता, तो इसे भय मानकर इस सभी की या तो प्रसन्न होकर या फिर भय से वो पूजा करना आरंभ कर देता है। उसके बाद हमें प्रमाण मिलते हैं, जब व्यक्ति को दफनाया जाता था तो जरूरत का सामान जैसे औजार या कंद मूल फल उसके साथ दफना दिए जाते थे। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वह जादू टोनों में विश्वास करना शुरू कर देता है। उस समय का व्यक्ति पूरा पाषाण काल में मनुष्य को पुनर्जन्म व परलोक की कामना करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद आता है कला। भारत के अलावा फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन की गुफा की दीवारों पर उस काल के बहुरंगी चित्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुछ रंगीन चित्र थे एवं कुछ नक्काशी किए हुए थे। इन रंगीन चित्रों और नक्काशियों में दौड़ते हुए जंगली बैल, भैंस, रीछ आदि के दृश्य बनाए गए थे। प्राय इन चित्रों में दैनिक जीवन संबंधी पशुओं का शिकार करने व मारने के चित्र निर्माण किए गए हैं। ये चित्र अंधेरी गुफा से प्राप्त हुए हैं। इन गुफाओं में प्राप्त चित्र काफी सुंदर रहे होंगे। आज भी अफ्रीका और भारत की कुछ आदिम जनजातियां जादू टोनों में विश्वास करती हैं और दैनिक जीवन में जादू टोनों का बहुत महत्व रखती हैं। इस युग में मनुष्य साज सज्जा से भी थोड़ा बहुत परिचित हो चुका था। पत्थर व हड्डियों के बने हार और आभूषण से इसकी पुष्टि होती है। इस काल के लोग
जानवरों की खाल और वृक्ष के पत्तों से अपना शरीर ढकते थे। उसके बाद आता है शिकारी संग्रक जीवन। पूरा पाषाण काल में मनुष्य शिकार करता था और शिकार करके पशुओं के या पक्षियों के शिकारों से अपना जीवन व्यतीत करता था। उस पशु व पक्षियों का शिकार कर वह कच्चा मांस प्राप्त करता और अपना पेट भरता था। इसके अतिरिक्त शिकारी के साथ साथ उसने संग्रहण करना भी शुरू कर दिया था। अब मनुष्य टोलियों में रहता था, टोलियों में उसके साथ बच्चे, स्त्रियां व बुजुर्ग भी होते थे। इसीलिए उसने भोजन का संग्रह करना शुरू कर दिया। मांस व कंद मूल फल का संग्रह मनुष्य ने करना इस काल में शुरू कर दिया था। उसके बाद आता है वस्त्र। पूरा पाषाण काल में मनुष्य अपने तन पर कोई वस्त्र या कपड़ा धारण नहीं करता था, क्योंकि उसमें अभी चेतना का विकास नहीं हुआ था। वह पूरी तरह नंगन अवस्था में रहता था। परंतु जैसे जैसे चेतना का विकास हुआ, वह मनुष्य ने अपने शरीर को ढकना शुरू कर दिया। अब वह वृक्षों की छाल या पत्ते या पशुओं की खाल से अपने शरीर को ढकना शुरू कर देता है। इससे वह धूप की गर्मी व प्राकृतिक प्रकोप से भी अपने शरीर को बचा लेता है। बाद में मनुष्य ने जैसे चेतना का विकास हुआ, तो वृक्षों की छालों को या पशुओं की खालों को सुई से छीलकर भी उसे पहनना शुरू कर दिया। और अंतिम पॉइंट आता है आर्थिक विकास। प्राचीन पाषाण काल में मनुष्य को आर्थिक विकास के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। उसने भूमि और जंगलों पर अपना अधिकार नहीं किया था। कृषि तथा पशुपालन का भी उसे ज्ञान नहीं था। वह केवल मांस तथा फल संग्रह करना ही जानता था। वह वस्तु विनिमय से भी परिचित नहीं था। तो इस प्रकार हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।